हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GS by प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको मैटर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। वहाँ पे हमने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन और फिज़िकल क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आज यहाँ पर हम जानेंगे कि एक एटम जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसी के लिए बहुत सारे यहाँ पे मॉडल दिए गए थे। यहाँ पे जो भी एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी और उनकी क्या कमियाँ थी, ये सब आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसका ईयर भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था 1808 में। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था 1904 में, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 1911 में आता है। नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल 1913 में, और इसके बाद यहाँ पे है श्रोडिंगर, इनका एटॉमिक मॉडल 1926 में आता है, जहाँ पर ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया। जॉन डाल्टन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस ए क्लियर थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। ये उस टाइम के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैटर का जो नेचर होता है उसके बारे में क्लियर थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या चीज़ें बताई, ये एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। पहला इन्होंने ये बताया, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि सभी जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको एटम कहा जाता है, और यही एटम पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये इनका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि अविभाज्य कण है। इसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। इसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे इन्होंने बोला, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक एलिमेंट की हम बात करेंगे तो उसके सभी जो एटम होंगे उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे सोडियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके जो भी यहाँ पे एटम्स होंगे उनका मास सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ये कहना था जॉन डाल्टन का। नेक्स्ट यहाँ पे है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इन्होंने ये कहा कि अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम का मास अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे हम सोडियम की बात करें, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, तो इनके जो भी एटम्स होंगे इनका मास अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। तो ये चीज़ें इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताई। लेकिन अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस थ्योरी में कौन कौन सी कमियां रह गई थी। अगर हम ड्रॉबैक्स यानी कि कमियों की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक इस मॉडल का ये था, द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। इन्होंने अपने मॉडल में ये बोला कि जो एटम होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इनका जो स्टेटमेंट था ये बाद में रॉन्ग हो गया, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। बाद में इसकी डिस्कवरी हुई थी,
तो पता चला कि एटम को फर्दर हम सब डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। तो इनका ये वाला जो पॉइंट था यही इनका ड्रॉबैक था। However, an atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction। यानी इन्होंने ये जो बताया था कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात इनकी सही थी, लेकिन इनडिविजिबिलिटी वाली बात इनकी गलत साबित हुई। सेकंड, अगर हम यहाँ पे बात करें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, हाउएवर atoms of some elements vary in their masses and densities. These atoms of different masses are called isotopes। इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करें तो उसके सभी एटम के मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जो कि बाद में गलत साबित होता है। जब यहाँ पे आप आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर आप जानेंगे कि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास 35 भी होता है और इसका एटॉमिक मास 37 भी होता है। ये क्लोरीन के आइसोटोप हैं। तो इन्होंने अपने मॉडल में ये बोला था कि सेम एलिमेंट है तो मास भी सेम होगा, लेकिन आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद इनका ये वाला जो थ्योरी था ये भी गलत साबित हुआ। तो ये था डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि एटम से मिलकर के बने होते हैं, जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, और एक ही एलिमेंट के सभी एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, जो कि आइसोटोप के केस में गलत साबित हुआ। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट भी गलत साबित होगा जब आइसोबार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इनका मॉडल था और ये इनका ड्रॉबैक था। अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं जे थॉमसन अपना प्लम पुडिंग मॉडल लेकर के। तो एग्ज़ाम में इस वाले नाम से आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, तो वो हो जाएंगे जे थॉमसन। 1904 में इन्होंने इस मॉडल को दिया था। इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि एटम जो होता है ये एक तरीके से पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर है, यानी कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्जेस से भरा होता है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर निगेटिव चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इनके मॉडल का कहना था। अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को क्रिसमस का जो पुडिंग होता है जहाँ पे छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स या चेरी वगैरह लगे होते हैं, उससे इन्होंने इसको कंपेयर किया था। इनके आपको केवल एटॉमिक मॉडल का नाम और ईयर याद रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया और इनके अकॉर्डिंग एटम जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होते हैं, जिसमें निगेटिव चार्जेस उसी तरीके से बिखरे हुए होते हैं जैसे कि पुडिंग में कहीं कहीं पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। He also explained that the positive and negative charges are equal in amount, which makes the atom electrically neutral overall. This model was one of the first attempts to describe the internal structure of the atom. इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो एटम होते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, इसी वजह से अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है। और ये पहला प्रयास था जहाँ पे एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया था। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इस मॉडल में कौन कौन सी कमियाँ थी। पहली कमी थी इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम,
यानी एटम कैसे स्टेबल रहता है ये नहीं बता पाए। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी कि एटम के बीच में नाभिक होता है, वो भी ये नहीं बता पाए थे। और रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उससे जो भी चीज़ें निकल के सामने आई वो सब इनके मॉडल के द्वारा नहीं बताया गया। सेकेंड यहाँ पे है, इट ऑल्सो डिडंट अकाउंट फॉर दी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के स्पेक्ट्रल लाइन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अगर यहाँ पे हम स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जहाँ पे एलिमेंट के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है या फिर जो भी यहाँ पे उनके द्वारा एनर्जी इमिट की जा रही है, निकाली जा रही है, इन सभी को स्पेक्ट्रम पर देखा जाता है और सभी एलिमेंट का स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग होता है। तो ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इनका भी एटॉमिक मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसके क्या रिजल्ट रहे थे वो जानना ज़रूरी है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वॉज ए मेजर एडवांसमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया इससे एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया, फिर एक्सपेरिमेंट समझेंगे। He proposed that the atom consists of a small, dense, positively charged nucleus at its center, where most of the atom's mass is concentrated। तो इन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस का और इन्होंने बताया कि जो भी एटम होते हैं उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जहाँ पे एटॉमिक मास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये पहला पॉइंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस इन द एम्प्टी स्पेस एंड द एटम एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी इनका कहना था कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और पूरा का पूरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, जो कि यहाँ पर हम समझने वाले हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक थिन गोल्ड फॉयल लिया था, यानी कि सोने का यहाँ पे बहुत ही पतला सा यहाँ पे फॉयल है। इसको इन्होंने लिया और इस पे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। साइड साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और ये इस वजह से इन्होंने लगाया ताकि इस पे अगर कोई भी एटम जाकर गिरे तो वहाँ पे रोशनी हो, थोड़ा सा ब्राइट हो और दिखाई दे कि कहाँ कहाँ पर एटम गिरे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक सोर्स रखा जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे और यहाँ पे पड़ रहे थे। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऑब्ज़र्व की उसको हम बात करते हैं। सबसे पहला इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जो कि बिना अपने पाथ से डेविएट हुए सीधे निकल गए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पार्टिकल ऐसे थे जो कि बहुत ही कम एंगल पे यहाँ पे डिफ्लेक्टेड हुए। इसके अलावा बहुत बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो कि बहुत ही बड़े एंगल से अपने पाथ से डेविएट हुए। इन्होंने तीन चीज़ें ऑब्ज़र्व की, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल बहुत कम एंगल पे डेविएट हो जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल बहुत ज़्यादा एंगल पर डेविएट हुए। अब इससे इन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला। पहला पॉइंट, मोस्ट पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। दैट मीन्स एटम कंसिस्ट ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है, इसी वजह से पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। सेकंड है, सम वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, यानी कि कुछ यहाँ पे जो एटम थे वो बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस इन द एटम आर नॉट ऑक्यूपाइंग मच ऑफ इट्स स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के अंदर वो बहुत ही छोटे से जगह में होते हैं, इसी की वजह से यहाँ पे कम डिफ्लेक्शन देखने को मिला। थर्ड है,
and a few bounced back at large angles, that means positive charges are concentrated over a particular area. यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला, इसका मतलब है कि उसी पर्टिकुलर एरिया में न्यूक्लियस सिचुएटेड है। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की और 3 यहाँ पे इन्होंने कंक्लूज़न निकाला। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे +2 का पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जब रेडियो एक्टिव डिके होता है उस टाइम पर देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, दीज ऑब्जर्वेशंस शोड दैट एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस and the positive charges is concentrated in a small central region of the nucleus। यानी इन्हीं तीनों को एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटम में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है और जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये वाला क्वेश्चन RRB JEE में पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के किनारे चक्कर लगाते हैं उनका पाथ कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी मॉडल की अगर हम यहाँ पे ड्रॉबैक की बात करें, दिस मॉडल डजंट डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम स्टेबल कैसे रहता है ये इनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट करेंगे सर्कुलर पाथ में, तो धीरे धीरे जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, तो इसको एनर्जी लूज़ करते करते आ करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इस तरीके से एटम स्टेबल नहीं रह सकता। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी के बाद यहाँ पे आता है नील्स बोहर प्लानिटरी मॉडल। इसको इन्होंने 1913 में दिया था। ईयर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उन्हीं की कमियों को दूर करने की वजह से इन्होंने प्लानिटरी मॉडल दिया था। नील्स बोहर इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू एटॉमिक मॉडल बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। इन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू में ही एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एनर्जी। अब वहीं से ये एक्सप्लेन करेंगे कि एटम स्टेबल कैसे रहता है। इन्होंने क्या बताया, ही एक्सप्लेन्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी एज दे मूव। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे किनारे सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं बिना एनर्जी का लूज़ किए हुए। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिट में ही ये चक्कर लगाते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर when an electron moves from a lower energy level to a higher one, it absorbs energy, and when it returns to a lower level, it releases energy। इनका कहना ये था कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये इनका कहना था। नेक्स्ट इन्होंने बताया, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बोहर ऑल्सो स्टेटेड दैट दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ये जो सेल पढ़ते हैं ना, KLMN,
तो ये सब इन्होंने ही बताया था। इनके मॉडल का अचीवमेंट क्या रहा? दिस मॉडल हेल्प्ड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड हाउ दे इमिट लाइट इन स्पेसिफिक पैटर्न, यानी कि जो एलिमेंट का स्पेक्ट्रल लाइन होता है उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और एटम स्टेबल कैसे रहता है उसको भी इन्होंने बता दिया। तो इसको कहा जाता है नील्स बोहर प्लानिटरी मॉडल। इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये भी जानना ज़रूरी है, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। नील्स बोहर वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916। 1916 में इनको फिज़िक्स का प्रोफेसर बनाया गया था कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनके इसी काम के लिए 1922 में। इसके अलावा इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं इसमें 3 बुक्स आपको देखने को मिलेगा। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये 3 बुक हैं इनकी और इनको नोबेल प्राइज़ 1922 में मिला। यहाँ से आप ये इमेज भी देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे है न्यूक्लियस और इसके किनारे किनारे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन और ये है इनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल। ये होता है के शेल, ये है एल, ये है एम और इसके बाद एक यहाँ पे होगा, इसको एन शेल कहा जाता है और इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लो लेवल की एनर्जी से हाई लेवल की एनर्जी में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अगर इलेक्ट्रॉन हाई लेवल की एनर्जी से लो लेवल की एनर्जी की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो ये इन्होंने बताया था। अब कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, तो सेम इसी तरीके से इनका मॉडल भी है। कुछ कमियां इनकी भी थी, लेकिन ये सब हम हायर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। एसएससी के लिए ये चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है। बोहर्स मॉडल वॉज नॉट एबल टू डिफाइन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। एटम्स का जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये इनकी मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरा इनका ड्रॉबैक था कि इनका जो एटॉमिक मॉडल था, इन्होंने छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया, लेकिन बाकी जो बड़े एटम्स होते हैं वहाँ पे इनका जो स्पेक्ट्रल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फेल कर गया। तो ये इनका 2 ड्रॉबैक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है सेल्स के बारे में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिवॉल्व करते हैं इसके लिए 4 शेल हैं, के एल एम एन। लेकिन जब आप इन सेल को और भी ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब हम यहाँ पे पूरे की बात करेंगे तो इसको हम शेल कहते हैं, जैसे कि के एल एम और एन। लेकिन जब आप इसके भी अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब सेल देखने को मिलेगा और इसके भी अगर आप अंदर जाएंगे तो ये एक एक जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इनको कहा जाता है सब सेल। तो ये उसी तरीके से हो गया जैसे कि अगर आपको अपना एड्रेस बताना है तो सबसे पहले आप बताएंगे कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में आपका जो भी स्टेट होगा आप स्टेट बताएंगे और स्टेट में जो भी पर्टिकुलर सिटी होगा आप उसका नाम बताएंगे। तो सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाएगा, इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि वो किस सेल के कौन से सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। ये चीज़ आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। ये जो पहला शेल होता है ना, इसको के शेल कहते हैं। इसको जब आप बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सब सेल देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एल वाला शेल है, इसको जब आप बड़ा करके देखेंगे तो इसमें आपको 2 सब सेल देखने को मिलेगा। थर्ड वाले में इसी तरीके से आपको यहाँ पे 3 सब सेल देखने को मिलेंगे और फोर्थ वाले में 4 आपको सब सेल देखने को मिलेगा। अब इनके नाम क्या होते हैं, एस पी डी एफ। तो ये 4 सब सेल हैं जिसके नाम आपको ध्यान रखने हैं।
यहाँ पे मैंने ये टेबल भी लगा दिया है जिससे कि आप एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक मास को ध्यान रखें। अगर आप एटॉमिक मास नहीं भी याद कर सकते तो उसको रहने दीजिएगा, लेकिन 1 से लेके 30 तक के जो भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर और सिंबल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग ऑर्बिट में कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे उसको बोर एंड बरी ने सजेस्ट किया था। अब आपका सवाल यहाँ पे ये भी होगा कि क्या इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो मेरा आंसर है कि हाँ, इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2023 के एग्ज़ाम में। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑर्बिट्स होता है उसको शेल भी कहा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो एक जो यहाँ पे शेल है वहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आप 2n² के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ पे n होता है ऑर्बिट का नंबर, यानी कि पहला है तो 1, दूसरा है तो 2, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये चलता जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो कितने वहाँ पे आ सकते हैं, ये आप 2n² से निकाल सकते हैं। सेकंड यहाँ पे स्टार मार्क करके मैंने लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8, यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि सबसे बाहरी वाला जो शेल है, यहाँ पे आप मैक्सिमम केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। अब ये दोनों सुनने में अपोजिट लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत सिंपल है और इसमें छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें बताया गया है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करिए जिससे कि एटम स्टेबल हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप तब तक दूसरे सेल में फिल नहीं करेंगे जब तक पहले सेल को ना फिल कर दे। जब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो जाएगी तब आप इसमें जाएंगे, फिर इसमें और उसके बाद यहाँ पर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो ऑर्बिट हैं हमारे पास K, L, M और N, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ से ये वाला नंबर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो K शेल की हम बात करें, ये पहला शेल होता है, इसके लिए N की वैल्यू 1 होगी, और अगर आप 2n² से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यानी कि K शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे है इसके लिए n होगा 2, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि K शेल में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। L वाली शेल में आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। जब आप थर्ड शेल यानी कि M वाले शेल पे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। फोर्थ वाली सेल में आप आएंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ पर फिल किए जा सकते हैं, और ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये केमिस्ट्री है और यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो वो केवल बोर एंड बरी के अकॉर्डिंग नहीं होता। यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिट में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और किसी भी सेल की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है n+l। इसके अलावा यहाँ पे हुंड्स रूल भी आता है। तो ये सारे रूल मिला करके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, आप ये वाला नंबर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है ईच शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब सेल, यानी कि सभी सेल के अंदर भी छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको सब सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑर्बिट या फिर शेल हो जाएगा KLMN, और इसके भी अंदर आप जाएंगे तो आपको SPDF यहाँ पे 4 सब सेल भी देखने को मिलेंगे। अगर आप K शेल में जाएंगे तो आपको केवल एक सब सेल देखने को मिलेगा। L वाले में अगर आप जाएंगे तो 2 सब सेल आपको देखने को मिलेगा। M जो है ये तीसरे नंबर का शेल होता है, यहाँ पे 3 सब सेल होंगे, और N यहाँ पे चौथे नंबर का सेल होता है, यहाँ पे 4 सब सेल आपको देखने को मिलेगा। अब सब सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे आपको बॉक्सेस टाइप में चीज़ें दिखेंगी, उनको ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ऑर्बिटल्स आर द एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, यानी कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के किनारे किनारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसका पूरा डिवीज़न है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको शेल देखने को मिलेगा। ये है K शेल, ये है L, ये है M, और इसके बाद में यहाँ पे N शेल है। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन होता है। तो समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको किस शेल में भरेंगे। तो सबसे पहला K शेल है, तो यहाँ पे आप इसको रखेंगे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हीलियम में, तो जब आप K शेल के पास जाएंगे तो इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तीसरा एलिमेंट है लिथियम, एटॉमिक नंबर है 3। अब यहाँ पे जब आप लिथियम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जाएंगे तो K शेल के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। तो जब इस सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो आप नेक्स्ट वाले शेल में जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको आप इस वाले शेल में फिल करेंगे। तो लिथियम का अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है 2,1। सेम इसी तरीके से जब आप बेरिलियम पर आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन को इनके शेल में फिल करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे 2,2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन K वाले शेल में जाएंगे और 2 यहाँ पे L वाले में जाएंगे। और ये सेम चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आप L वाले शेल को पूरा फिल नहीं कर देते। यानी L जो शेल है इसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ तक अगर आपने फिल कर दिया तब आप M वाले शेल पर जाएंगे। अगर आपको सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सबसे पहले आप K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद L सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 8 आपने फिल कर दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। अब अगला वाला इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही इतनी है। अब इसके बाद आप मूव करेंगे 3rd वाले शेल पे, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये आप M वाली शेल में फिल करेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। ये चीज़ भी तब तक चलती रहेगी जब तक आप M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल ना कर दें। तो इस तरीके से आर्गन तक आप पहुँचेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शंस स्टार्ट हो जाते हैं पोटेशियम और कैल्शियम को लेके। जब आप पोटेशियम पे आएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए सबसे पहले K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
एल वाले में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका मन करेगा कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी 18 है तो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन एन वाले शेल में फिल करते हैं, यहाँ पर नहीं। सेम इसी तरीके से जब आप कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको फिल करेंगे, यहाँ पे आप 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 ही रहेगा। बाकी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे ये एन वाले शेल में जाएंगे। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि सभी जो एलिमेंट होते हैं वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इसी से एटम स्टेबल रहता है। जितने भी एलिमेंट हैं अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वो ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके अलावा एक रीज़न और भी है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तो वो इस वाले तरीके से फिल किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सब सेल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर भी छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल की बात करते हैं तो इनमें आपको सब सेल देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये सेल के नंबर को बताता है। 1 है यानी कि पहला शेल, 2 है यानी कि दूसरा, इस तरीके से। यहाँ पे इसी तरीके से सबसे पहले सभी सब सेल्स को लिखा जाता है और इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कट लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपको सब सेल का जो ऑर्डर मिलता है वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और मैंने आपको बताया कि अफबाउ प्रिंसिपल में यही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी सब सेल में फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप फिल करेंगे, फिर आप इधर आएंगे 2p पर, फिर 3s पे, फिर 3p के बाद आप 3d में नहीं जाएंगे, 4s में आपको इलेक्ट्रॉन भरना होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी। 4s के बाद आप यहाँ पे मूव करेंगे 3d पे, तो इस तरीके से आपको ये वाला ऑर्डर मिलता है। सबसे कम एनर्जी यहाँ पे 1s का होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3s 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाता है, उसके बाद 3d में जाएगा, तो एनर्जी वाला रूल यहाँ पे फॉलो होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं शेल के बारे में, यानी कौन से नंबर का शेल है, उनका एनर्जी लेवल क्या है, और साइज़ ऑफ ऑर्बिटल भी इन्हीं के द्वारा बताया जाता है। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि k शेल के बारे में बात की जा रही है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इसका मतलब होता है L शेल, 3 है तो इसका मतलब है M शेल, और अगर यहाँ पे इसका नंबर 4 है तो इसका मतलब होता है N शेल। सेकंड यहाँ पे क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल, जिसको कि एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें सब सेल के बारे में बताता है और उस ऑर्बिटल का शेप क्या है इसके बारे में भी बताता है। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और इनसे हम पता लगा पाते हैं कि किस सब सेल के बारे में बताया जा रहा है। एक तरीके से ये समझ लीजिए जैसे आप अपने घर का पूरा एड्रेस बताते हैं, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस इन सब चीज़ों को मिला के ही बनता है। ये स्टार्ट होता है 0 से। अगर L 0 है तो इसका मतलब है S सब सेल, अगर ये 1 है तो P सब सेल, 2 है तो D सब सेल, और ये 3 है तो इसका मतलब है F सब सेल। ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक ये कम होता है। जब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब होता है केवल एक सब सेल वहाँ पे मिलेगा, और ये आपने पहले ही देखा कि K वाला जो शेल होता है वहाँ पे केवल एक ही सब सेल होता है। तो
तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। जब n यहाँ पे 2 होगा तो l की वैल्यू 0 भी होती है और 1 भी होती है। इसका मतलब है कि सेकंड वाली शेल में आपको 2 सब सेल देखने को मिलेंगे जो कि है s और p। ये वाला नंबर हम सिर्फ सेल को बताने के लिए लगाते हैं। थर्ड वाली शेल में आपको 3 सब सेल देखने को मिलेगा और फोर्थ वाली शेल में यहाँ पे 4 सब सेल होते हैं, तो ये यहीं से बना हुआ है। थर्ड यहाँ पे क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएंगे, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताते हैं। जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, वो कितने नंबर में होंगे वो इसके द्वारा बताया जाता है और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे, -l से +l तक होती है। l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है s सब सेल और m की वैल्यू वहाँ पर 0 होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1। तो यहाँ पे 2 × 0 + 1 करेंगे आप तो 1 आएगा। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि s वाला जो सब सेल है वहाँ पे केवल एक ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जब L1 है इसका मतलब है p सब शेल और इसकी वैल्यू -l से +l तक होती है, यानी कि -1 इसके बाद 0 आता है और इसके बाद +1 आता है। इसका मतलब ये होता है कि p वाला जो सब सेल होता है यहाँ पे आपको 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरीके से d वाले में आपको 5 ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं और आपको f वाले सब सेल में 7 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन को बताता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर s की वैल्यू +1/2 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वहाँ पे चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के किनारे, और अगर s की वैल्यू -1/2 है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। आई होप आपको क्वांटम नंबर समझ में आया होगा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि शेल कितने होंगे, सब सेल कितने होंगे और उन सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी से डिसाइड की जाती हैं। जो चीज़ें हमने समझी हैं वो आप यहाँ पे इमेज में भी क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पहला शेल है तो एक ही सब सेल है। जैसे ही आप दूसरे वाले सेल में जाएंगे तो यहाँ पे 2 सब सेल देखने को मिलेगा। तीसरे वाले में जाएंगे तो 3 यहाँ पे सब सेल होंगे। चौथे वाले शेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 सब सेल देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सब सेल भी इंक्रीज होगा। क्वांटम नंबर्स का इमेज यहाँ पे भी मैंने लगाया है कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम सब सेल में करते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो एक ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं, यानी कि s वाले सब सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। p वाले सब सेल में जब आप आएंगे तो इनके पास 3 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी और इसमें भी, यानी कि p सब सेल में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। और d वाले में यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट ये भी आएगा कि 2n² के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी 2, 8, 18 और 32 होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका आंसर है यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इसको बता दूं कि ये चीज़ें कैसे सेटिस्फाई होंगी। देखिए, जब हम पहले वाली शेल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही सब सेल है और इसका एक ही ऑर्बिटल है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद में जैसे ही आप L वाले शेल में आएंगे तो यहाँ पे S वाला सब सेल भी होता है और P वाला सब सेल होता है। यहाँ पे S में 1 ऑर्बिटल होगा, P वाले में यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि L वाले जो शेल है वहाँ पे भी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। इसके बाद आप M वाले शेल में आएंगे तो यहाँ पे 3 सब सेल होगा, S, P और D। तो S में यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, P में यहाँ पे 3 ऑर्बिटल और D में यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और यहाँ पे आप मैक्सिमम फिल करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप फिल करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप M के ये जो सब सेल हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। इसी तरीके से जब आप N वाली शेल में आएंगे तो यहाँ पे चारों सब सेल प्रेजेंट होते हैं, SPDF। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। और इन सभी सब सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर आप काउंट करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि N वाली शेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे भी सेटिस्फाई होती हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिखा था तो इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, इसी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट का होता है तो आप आंसर मार्क करेंगे हीलियम। अब यहाँ पर भी एक डाउट होगा कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है, वो पहले नंबर पे है, उसका एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट हीलियम का क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और जितना एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट के पास उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हीलियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के एकदम पास में अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से हीलियम का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन से भी छोटा होता है। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक मास, जहाँ से आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक मास हम किसको बेस मान के निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कार्बन 12 को। अब पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं। एटॉमिक मास इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। यानी अगर कोई भी एलिमेंट है जैसे कि सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं इसका मतलब होता है कि सोडियम के एक सिंगल एटम का मास, और इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से बनेगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 atom of carbon 12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया है। अगर आप कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालें और उसका 1/12 कर दें, तब जितना मास आएगा उसी को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके आगे ये लिखा हुआ है कि जो भी एलिमेंट हैं उन सभी का एटॉमिक मास कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अवोगाद्रोस कांस्टेंट, और ये भी इसी से रिलेटेड है कार्बन 12 से। यहाँ पे फिर से कार्बन 12 है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन इसका मास होता है 12।
तो कार्बन 12 के अगर आप 12 ग्राम को लेंगे तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को अवोगाद्रो कांस्टेंट कहा जाता है। और ये कितना होता है, ये सीधा नंबर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी है। अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, यानी कि पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी एलिमेंट्स दिखाई देते हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो इस वजह से ये सभी आपको न्यूट्रल दिखाई देते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है या फिर कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं जिसको हम आयन कहते हैं। अब यहाँ पे जो सोडियम है इसका हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था 11। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इनके शेल में तो ये होता है 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होता है 2,8,7। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी एलिमेंट जो है उनका ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने आउटर मोस्ट जो शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये लाइफ में स्टेबल हो जाएं। यहाँ पे अब इन दोनों के पास में अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 2 रास्ते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो ये बन जाएगा और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लोरीन के पास यहाँ पे ये ऑप्शन है कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे जिससे कि इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नंबर में है और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी और को देते हैं तो बहुत एनर्जी लगती है। अब यहाँ पे होता ये है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है जिससे कि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 और इसका हो जाएगा 2,8,8। लेकिन अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है सोडियम आयन का। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यही जो आपको दिख रहा है इसी को आयन कहते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक पॉइंट यहाँ से और भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कैटायन कहते हैं और जहाँ निगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जहाँ पर जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने बोला था एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। यहाँ से आपको ये याद रखना होगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की और इस पे कौन सा चार्ज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रोटॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एलडीसी के एग्ज़ाम में कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का और यहाँ पे वही चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव होगा।
इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास बराबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर अलग होता है। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन इन 1897 बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की थी 1897 में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और इसी के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1906 में। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोटॉन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1917। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी 1917 में, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है गोल्डस्टीन का नाम भी इन्होंने 1886 में ही इसको डिस्कवर कर दिया था। गोल्डस्टीन ने जब 1886 में एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो उस टाइम पर समझ नहीं पाए थे कि ये प्रोटॉन होंगे। बाद में जब रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई और इन्होंने उसको प्रोटॉन नाम दिया। इस वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है। यहाँ पे मैंने दोनों नाम इस वजह से लिखे हैं क्योंकि एक स्टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो वहाँ पे आंसर था गोल्डस्टीन, और अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो वहाँ पे रदरफोर्ड आंसर मार्क किया हुआ था। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। रदरफोर्ड के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहला पॉइंट, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था, इस वजह से इनको जाना जाता है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री का 1908 में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, जो कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते। इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में, और इसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन आपको हाइड्रोजन छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट में दिखेगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब भी आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट में, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको उस एलिमेंट का मास नंबर, इसमें से आपको एटॉमिक नंबर माइनस करना होता है, तब जाके न्यूट्रॉन का नंबर आपको पता चलता है। हाइड्रोजन के केस में इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो 1 से 1 अगर आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसी वजह से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, मास ऑफ एन एटम इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है तो आप जो प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास है इनको निकालेंगे तो एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। ये चीज़ अभी हम आगे भी देखते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल लिखना होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और इस साइड पे यहाँ पर लिखा जाता है एटॉमिक मास। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। अगर आप इसको चाहें तो एटॉमिक मास को दूसरे साइड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर का ये वाला जो प्लेस है ये फिक्स होता है। अगर हम हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका 2 होगा और एटॉमिक मास होता है इसका 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं
एग्ज़ाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलिमेंट के मास नंबर को दिखाने के लिए हम किस लेटर का यूज़ करते हैं। तो कैपिटल ए का मतलब होता है एलिमेंट का मास नंबर, कैपिटल जेड का मतलब होता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ये यहाँ पे है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब यहाँ पे होता है मास नंबर। अब इसको निकालने के लिए भी जो फॉर्मूला है ये भी याद रखना है आपको। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? तो एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना होगा 1 से लेकर 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए आपको एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। इसको यहाँ पे हम इन दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है तो वो हो जाएगा 2। अगर पूछा जाए कि इसका एटॉमिक मास कितना है तो वो हो जाएगा 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम में न्यूट्रॉन कितने हैं तो इसमें से आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 - 2, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर इसका है 12। इसमें अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें तो 12 - 6 करेंगे, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 6 होते हैं। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हम न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयंस की बात करने लगेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा या फिर कम होगा। आयन वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और वो होते हैं एटॉमिक नंबर के जितने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं तो 6 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो भी 6 हो जाएंगे। ये सभी आपस में बराबर होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मास नंबर की अगर हम बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर होगा और न्यूट्रॉन होंगे वही इनका मास नंबर होगा। लास्ट में यहाँ पे हमें आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में समझना है। जो हमने जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था वहाँ पे इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के 3 यहाँ पे आइसोटोप देखने को मिलते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। यानी कि आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम आइसोटोप कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटीरियम कहते हैं और 1H3 को ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 or more forms of an element having the same atomic number but different mass, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है, तो इसको आप आइसोटोप कहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे आइसोटोप होते हैं जिनका
बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप है U-235, इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 उसको कहते हैं। आयोडीन का एक आइसोटोप है I-131, इसका यूज़ किया जाता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, यानी कि घेघा रोग के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में लिखा हुआ है 1H1, 1H2 और 1H3। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है, 1934 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, ये वाला, इसको इन्होंने फिज़िकल मेथड से सेपरेट किया था, तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हैरल्ड सी उरे उनका नाम था, ये याद रखना है। हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है आइसोबार। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार। यानी अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनका अगर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उसको आइसोबार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18, लेकिन इन सभी का एटॉमिक मास 40 होता है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास यहाँ पे सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो इसको हम आइसोबार कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आइसोटोन। आइसोटोन वो एटम्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रॉन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एटॉमिक मास से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। जैसे कि सिलिकॉन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक मास 30 है और इसका एटॉमिक नंबर 14 है। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि इसमें 16 न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31 है, माइनस करेंगे तो भी 16 न्यूट्रॉन्स आएंगे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर 32 है, इसको अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हैं और इस तरीके के एलिमेंट्स को आइसोटोन कहा जाता है। यहाँ पे ना ये वाला एग्जाम्पल आप कट कर दीजिएगा। सल्फ़र का आइसोबार अभी तक ऐसा डिस्कवर नहीं किया गया है जिसका मास नंबर 40 हो, केवल 36 तक डिस्कवर किया गया है। ये दोनों एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, और इसके अलावा जो भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन थे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते थे, वो सभी चीज़ें हमने आज इस क्लास में कवर की हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।